बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर का लास्ट टॉपिक है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। स्टूडेंट देखें, स्टार्ट में हमने पढ़ा था एक डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वही डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट यहाँ पे यूज़ करेंगे। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखें, इसमें ऐसा मुश्किल कोई चीज़ नहीं है, बड़ा आसान है। तो वैसे तो एंटीटेस्ट में कुछ पॉइंट्स इसके अंदर से बताए जाते हैं, ठीक है, लेकिन ये है कि नेशनल बुक फाउंडेशन में आपको पता है कि लास्ट ईयर से ना सिलेबस चेंज हुआ। जब से आप लोगों ने कदम रखे हैं तो उसी टाइम सिलेबस चेंज हो गया था, तब से ना हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम नहीं है, ठीक है। तो अब ना फिर मैं इसको स्टार्ट से आपको बताता हूँ कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है और फिर एंटीटेस्ट में इसमें क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारी डेरिवेशन भी है, तो डेरिवेशन हमने नहीं करनी। मैं आपको ना इसमें मेन चीज़ें यहाँ से बता देता हूँ। एक्सपेरिमेंट आपको डिटेल में बताऊंगा कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है, कैसे प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो ये आपने चीज़ें याद रखनी है। देखें, जिस तरह सबसे पहले एक लॉन्ग ग्लास की ट्यूब लेंगे और इस ग्लास के ट्यूब को कहते हैं डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं। ये ग्लास की होती है, शीशे की बनी होती है, लंबी सी ट्यूब होती है और इसको डिस्चार्ज ट्यूब का नाम देते हैं। फिर सेकंड नंबर पे इस डिस्चार्ज ट्यूब को फिल किया जाता है, या तो आप इसमें ना, बल्कि इसमें हाइड्रोजन गैस रखेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है ना, तो इसमें हाइड्रोजन गैस रखेंगे। हमने डिस्कवरी ऑफ जो इलेक्ट्रॉन थी ना, उसके अंदर हमने कहा था कि आप ना यहाँ पे एयर ऐड कर लें, हाइड्रोजन गैस ऐड कर लें, ऑक्सीजन कर लें, एक ही बात है। तो इसमें ना हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में आपने कौन सी गैस ऐड करनी है? हाइड्रोजन। फिर इसके बाद ये बैटरी के दो टर्मिनल आ गए, एक नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव। जो इलेक्ट्रोड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है स्टूडेंट, इसको हम कहते हैं कैथोड, ठीक है। और जो इलेक्ट्रोड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है, इसको स्टूडेंट क्या कहते हैं? एनोड, ठीक है। और यहां पे स्टूडेंट एक बैटरी लगा देते हैं। अब इसमें देखें, ये जो हमने बैटरी लगाई हुई है, नॉर्मली आपको पता है कि जितना मर्जी हाई वोल्टेज करंट अप्लाई करें, और इसमें ना ये मैं कहता हूं हाइड्रोजन गैस है। जब आप इसमें हाई वोल्टेज करंट अप्लाई करते हैं ना, तो ये गैस को कंडक्ट नहीं करता। अब इसमें हाई वोल्टेज करंट अप्लाई करें तो ये इलेक्ट्रिसिटी को बिल्कुल भी कंडक्ट नहीं करता, ठीक है। और ये बात ना हमने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के अंदर भी पढ़ी थी, बल्कि जो पहला डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन था। फिर हमने क्या कहा था कि अगर आप बाय यूजिंग वैक्यूम पंप इससे क्या करते हैं कि आप इसका प्रेशर रिड्यूस करते हैं, ठीक है। यानी सबसे पहले हमने ये देखा कि आपने ना जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, डिस्चार्ज ट्यूब ली और इस डिस्चार्ज ट्यूब को आपने फिल किया हाइड्रोजन गैस के साथ, ठीक है। अब स्टूडेंट क्या होगा कि एट हाई प्रेशर, कि जब गैस नॉर्मली हाई प्रेशर भी होगी, प्रेशर यानी गैस के मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे, तो देखें हाई प्रेशर यानी 1 atm, तो 1 atm प्रेशर पे ना ये नॉन कंडक्टर है, ठीक है। नॉन कंडक्टर यानी इसमें से करंट पास नहीं हो रहा, ठीक है। अब क्या करते हैं कि इसका ना डिस्चार्ज ट्यूब से इसका प्रेशर कम करते हैं बाय यूजिंग वैक्यूम पंप। आपने इसका प्रेशर रिड्यूस करना है एट लो प्रेशर, ठीक है। इसकी कोई लिमिट नहीं है, आपने इसका 300 कर लें, 400, कोई भी एडजस्टमेंट कर लें। जब आप इसका प्रेशर कम करेंगे तो यहां से ना क्या होगा, इंटेंसली ब्लू लाइट इमिट होगी, इंटेंसली ब्लूइश लाइट इज इमिटेड, ब्लूइश लाइट इमिटेड। तो बच्चों ये थोड़ा सा बात गौर से सुनिएगा। देखिए, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में भी हमने पढ़ा था हाई प्रेशर भी तो नॉन कंडक्टर है, लेकिन जब आप इसका प्रेशर कम करते हैं ना, तो फिर इसकी कंडक्टिविटी स्टार्ट होती है। तो आपने जब इसका प्रेशर लो किया, रिड्यूस प्रेशर किया,
तो यानी 1 atm से आपने इसका प्रेशर रिड्यूस किया, तो उसकी वजह से क्या हो गया कि गैस में से ना करंट पास होना शुरू हो गया। अब देखें, जब गैस में से करंट पास होगा तो इसकी वजह से क्या होगा कि सबसे पहले ये जो हमारे पास हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स हैं ना, ये यहां से एनर्जी गेन करके ये कन्वर्ट होंगे एटम्स की फॉर्म में। ठीक है, ये एटम्स आ गए और इन एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो एनर्जी गेन करके, जो एनर्जी इनको इलेक्ट्रिक करंट से मिलेगी, वो जो फोटॉन्स इनको मिल रहे हैं, फोटॉन्स नहीं, वो तो लाइट के लिए होते हैं, जो एनर्जी के पैकेट्स इनको मिल रहे हैं, क्वांटा मिल रहे हैं, तो ये इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, लोअर एनर्जी लेवल से जंप करके हायर लेवल में जाएंगे। ठीक है, और उसको कहते हैं एक्साइटेशन, यानी पहले एनर्जी गेन करके इनकी एक्साइटेशन होगी। ठीक है, ये एनर्जी गेन कर रहे हैं और फिर हायर स्टेट में, जाहिर है आपको पता है कि अनस्टेबल है, तो दोबारा से ये डी एक्साइट होंगे और सेम एनर्जी रिलीज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। ठीक है, जिस तरह कि आपने जब प्रेशर बहुत ज़्यादा था, ये नॉन कंडक्टर है, वैक्यूम पंप से ये कुछ मॉलिक्यूल निकाले, प्रेशर रिड्यूस किया, इसकी कंडक्टिविटी स्टार्ट हुई, तो स्टूडेंट क्या हुआ कि यहां से ना लाइट इमिट होना शुरू होगी। और ये लाइट कौन से कलर की है? इंटेंसली ब्लूइश कलर की लाइट है। ठीक है, तो अब स्टूडेंट ये जो हमारे पास एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन है ना, ये दो चीज़ों से हो सकती है। पहले नंबर पे तो हमने देख लिया इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, और दूसरे नंबर पे आप यूं कह लें, अगर आप इस गैस को हीट करते हैं ना, तभी सेम प्रोसेस होगा। अब देखें, आपने ना एफएससी में फ्लेम डेस्ट पढ़ा हुआ है। फ्लेम डेस्ट में क्या होता है, किसी मेटल को फ्लेम में रखते हैं ना, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्साइट होते हैं, डी एक्साइट होते हैं और लाइट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और उस लाइट में ना हर एक मेटल का एक डिफरेंट कलर होता है। तो इसी तरह जब हाइड्रोजन गैस जो कि डिस्चार्ज ट्यूब में है, इसको आप हीट करते हैं या फिर आप इसको इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से इसकी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो इसमें एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन की वजह से इंटेंसली ब्लू कलर की लाइट इमिट होती है। ठीक है, अब यहां तक तो एक्सपेरिमेंट हो गया। अब इस ब्लू कलर की लाइट को जब आप एनालाइज करते हैं बाय यूजिंग मोर पावरफुल स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है, पावरफुल स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है, आपने उससे एनालाइज किया। ठीक है, या फिर यूं कह लें कि ये जो लाइट यहां से आ रही है ना, इसको किसी प्रिज्म में से पास करें। ठीक है, ये ब्लूइश लाइट है जो यहां से निकल रही है और आप ना इसको किसी प्रिज्म से पास करें। ठीक है, बेसिकली जो स्पेक्ट्रोमीटर है ना, उसके अंदर भी प्रिज्म ही लगा होता है। अब जब आप इसको किसी प्रिज्म में से पास करते हैं तो प्रिज्म ने इसको डिस्पर्स कर देता है डिफरेंट लाइंस के अंदर, इस तरह से। ठीक है, ये डिफरेंट लाइंस आती हैं और इन लाइंस को स्टूडेंट कहते हैं स्पेक्ट्रल लाइंस। ठीक है, इन लाइंस को क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रल लाइंस। और ये जो स्पेक्ट्रम आ गया, इसको कहते हैं एटॉमिक इमिशन, एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, देखें, दो तरह के स्पेक्ट्रम होते हैं, एक एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है और दूसरा एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रम होता है। तो स्टूडेंट इसके ना आगे सीरीज भी है, तो पहले ना मैं ये थोड़ा सा दोबारा से आपको बता दूं, फिर इंशाल्लाह आगे बढ़ते हैं। कि देखें, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है? एक डिस्चार्ज ट्यूब लेंगे, हाइड्रोजन गैस उसमें रखेंगे, बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे, वैक्यूम पंप वगैरह जो भी इसका सेटअप है, या तो इसको करंट अप्लाई करें, वहां से क्वांटा या एनर्जी पैकेट्स इसको दें, एनर्जी दें, या फिर आप इसको हीट करें। होगा क्या कि जो गैस के मॉलिक्यूल है वो किस में कन्वर्ट होंगे? एटम्स में, क्योंकि जब भी आप एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ना, पहले केमिकल बॉन्ड ब्रेक होते हैं, फिर इसके वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो लोअर एनर्जी लेवल से कहां पे जाएगा? हायर में। ठीक है, अब बात आ रही होगी कि हाइड्रोजन में तो शेल ही है, कि हायर में कैसे जा रहा है? तो देखें, हर एटम के सराउंडिंग में इमेजिनरी शेल होते हैं, जहां पे न्यूक्लियस की फोर्स एक्ट कर रही है ना, उसको शेल या ऑर्बिट कहते हैं। देखें, शेल कोई फिक्स बात नहीं है, जहां इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है वो शेल है। तो हाइड्रोजन में जब न्यूक्लियस के इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए ना, तो वो शेल खत्म हो जाते हैं, उससे पहले पहले उसके अंदर शेल रहते हैं। तो जब एक
एटम जो है ना, बल्कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के इफेक्ट से बाहर निकल जाए तो वो शेल खत्म हो जाते हैं। तो देखें जब ये एटम में कन्वर्ट हो गया, फिर ये जब एटम एनर्जी गेन करेंगे तो इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं लोअर एनर्जी लेवल से हायर में जाएंगे, उसे एक्साइटेशन कहते हैं। वहाँ पे अनस्टेबल होते हैं, दोबारा से डी एक्साइट होंगे, सेम एनर्जी रिलीज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। इन रेडिएशंस को प्रिज्म में से पास करें या फिर किसी स्पेक्ट्रोमीटर में से देखें तो आप देखेंगे कुछ लाइंस आपको नजर आएंगी जिनको क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रल लाइंस। और इस स्पेक्ट्रम को क्या कहते हैं, एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। उसके बाद स्टूडेंट हम इसकी ना स्पेक्ट्रल सीरीज के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो आपको नज़र आ रहा होगा ये भी चीज़ें चेंज हो गई हैं, ये भी डब्बा थोड़ा सा चेंज हुआ है, क्योंकि मैं यहाँ तक रिकॉर्डिंग करने के बाद ना दोबारा इसको बंद करके फिर ऑन किया तो रिकॉर्डिंग ऑन करना ही भूल गया, तो ये उधर ही है। तो ये सारा पढ़ा के ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, फिर मैंने दोबारा से भी रेज़ किया, फिर इसको ठीक किया। तो देखें ये भी बड़ा एक मसला होता है कि आप भूल जाते हैं कि आपने रिकॉर्डिंग जो है ना वो ऑन ही नहीं की, तो बहरहाल क्या हो सकता है। स्टूडेंट देखें इसमें जो स्पेक्ट्रल एटॉमिक स्पेक्ट्रम है ना हाइड्रोजन का, इसको 5 सीरीज़ में डिवाइड किया गया। सबसे पहले सीरीज़ है उसको कहते हैं लेमन सीरीज़, ठीक है, ये लेमन सोडा नहीं है, लेमन सीरीज़ है। दूसरे नंबर पे है बेलमर सीरीज़, बेलमर सीरीज़। देखें पहला जो पहले सिलेबस होता था ना उसके अंदर ये एज ए टॉपिक पढ़ाए जाते थे, ठीक है। अभी इस बार तो टॉपिक के अंदर नहीं है, तो मैं पहले आपको टॉपिक बता रहा हूँ, फिर इसके रेलेवेंट जो क्वेश्चन आते हैं कि इन सीरीज़ के बारे में ज़्यादा आते हैं कि ये सीरीज़ कब बनती है, ठीक है, ये कौन सी सीरीज़ होती है, किस ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जंप करके आता है, किसके अंदर आ रहा है, ठीक है। और फिर जो है ना इसमें रीजन कौन सा होता है, किस वेवलेंथ की, या उनकी वेव नंबर कैलकुलेट करके दें। तो बहरहाल ये भी मैं आपको समझाऊंगा, टॉपिक पहले क्लियर हो जाए, इसके ऊपर ग्रिप बन जाए, फिर यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद है जी तीसरे नंबर पे पेसन सीरीज़, फिर आगे आती है ब्रैकेट सीरीज़, ये साइंटिस्ट के नाम पे है, ठीक है, ये 5 साइंटिस्ट हैं। और फंड सीरीज़, ये इसको पी फंड सीरीज़ भी कहते हैं, ठीक है, पी साइलेंट हो जाता है, फंड सीरीज़ इसको कहते हैं। देखें इसमें इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में, ये मैं कह रहा हूँ ये एक एटम है, ये न्यूक्लियस है, पहला शेल है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां और 8वां। ये N1 आ गया, ये N2 है, ये तीसरा है, ये N4 है, ठीक है, ये N5 है, ये बच्चों N6 है, ये N7 आ जाए और ये N8, ठीक है। देखिए किसी के माइंड में आ रहा होगा हाइड्रोजन का तो एक ही शेल है, ये कहाँ से इतने आगे। देखें शेल कोई फिक्स पाथ नहीं होता, कुछ जगह नहीं होती, जहां तक न्यूक्लियर फोर्स एक्ट कर रही है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड मूव कर रहा है तो वो शेल है, ठीक है। और इसमें ना देखें अब ये स्पेक्ट्रल लाइंस कैसे प्रोड्यूस होती हैं, सीरीज कैसे बनती हैं बच्चों, ये थोड़ा गौर से आपने सुनना है। देखिए मैं सपोज करता हूं कि ये एक इलेक्ट्रॉन है और ये पहले शेल के अंदर है, ठीक है। स्टूडेंट जब आपने हाइड्रोजन गैस को डिस्चार्ज ट्यूब में रखा तो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज और हीट हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स आर कन्वर्टेड इनटू गैसियस एटम। उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं पहले एक्साइट होंगे और फिर क्या होंगे, डी एक्साइट होंगे, ठीक है। यानी पहले इन इलेक्ट्रॉन्स की एक्साइटेशन है, फिर क्या होंगे, डी एक्साइटेशन। देखें ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, जब इसको इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज या हीट से एनर्जी मिल रही है ना तो ये जंप करके लोअर से हायर लेवल में जाएगा। मैं कहता हूँ दूसरे में चला गया, ऐसा भी हो सकता है कि ये जंप करके तीसरे में चला जाए, चौथे में चला जाए, 5वें में चला जाए, 6ठे में, 7वें में, किसी भी एक ऑर्बिट में जा सकता है, ठीक है। यानी जो इलेक्ट्रॉन था जब वो एक्साइटेशन हुई तो लोअर लेवल से वो इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ पे जाएगा, हायर लेवल में। इसे कहते हैं एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब स्टूडेंट ये जो एक्साइटेशन होती है ना, एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अनस्टेबल होता है, खुद को स्टेबलाइज करने के लिए दोबारा से क्या होगा, डी एक्साइट होगा। अब जब ये डी एक्साइट होगा तो सेम एनर्जी रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, और ये बात हमने डिस्कस कर ली है। देखें ये आपको ना ब्लूइश लाइट नजर आ रही है, ठीक है। तुम्हारे अल्हम्दुलिल्लाह जो मुर्गियां मुर्गे हैं वो भी उठ चुके हैं तो उनकी भी आवाज़ें शायद आपको आ रही होंगी, ठीक है, तो वो भी साथ आपने एंजॉय करना है। देखें इसमें यहाँ से ना देखें, अब हम कहते हैं कि कैसे 11 सीरीज है। अगर किसी भी हायर ऑर्बिट से
ठीक है, अगर किसी भी हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जंप करके दोबारा से पहले ऑर्बिट में अगर आ रहा है ना स्टूडेंट, ठीक है, यानी सेकंड ऑर्बिट से जंप करके फर्स्ट में आ रहा है, थर्ड से आ रहा है, फोर्थ से आ रहा है, तो किसी भी हायर ऑर्बिट से अगर इलेक्ट्रॉन जंप करके दोबारा से पहले ऑर्बिट में आता है तो इसकी वजह से स्टूडेंट जो स्पेक्ट्रल लाइन यहाँ पे प्रोड्यूस होंगी ना, ये 8 है, यानी इलेक्ट्रॉन 2 से फर्स्ट शेल में आ जाए, 3 से फर्स्ट में आ जाए, 4 से आ जाए, यानी डी एक्साइटेशन की वजह से जो फोटॉन्स आएंगे ना, उनकी वजह से जो स्पेक्ट्रल लाइंस आएंगी स्टूडेंट, वो कौन से सीरीज के अंदर आती हैं? लेमन सीरीज। यानी आपने याद रखना है कि n1 इसमें फिक्स है 1, ठीक है, यानी किसी भी हायर ऑर्बिट से जंप करके दोबारा लोअर ऑर्बिट कौन सा है? n1 है। यानी ये n1 इसलिए 1 नहीं है, यानी n1 वो ऑर्बिट है जहां पे इलेक्ट्रॉन जंप करके वापस आ रहा है। n2 इससे हायर, यानी 2 से जंप करके जाए, 3 से जंप करके जाए, 4 से जंप करके जाए, 5 से, 6 से, 7, 8, 9, 10, यानी आप ये कहें किसी भी हायर ऑर्बिट से जंप करके अगर इलेक्ट्रॉन दोबारा पहले ऑर्बिट में आ रहा है ना, तो जो लाइट वहां से निकलती है, जो फोटॉन वहां से निकलते हैं, उन फोटॉन्स को या उनको जब देखा जाता है पावरफुल स्पेक्ट्रोमीटर से, तो जो लाइंस आती हैं ना, वो कौन से रीजन में आती हैं? लेमन, ठीक है। तो ये या बल्कि कौन से सीरीज में आती हैं? तो वो लेमन सीरीज है। अब स्टूडेंट, अगर ये इलेक्ट्रॉन जो एक्साइट हुआ था वो किसी भी हायर ऑर्बिट से ना जंप करके दोबारा से सेकंड ऑर्बिट में आ जाए, ठीक है, यानी किसी भी हायर ऑर्बिट से जंप करके सेकंड ऑर्बिट में आ जाए, यानी पहले हमने कहा था कि वो डायरेक्ट पहले ऑर्बिट में आ रहा है, अब हम कह रहे हैं कि सेकंड ऑर्बिट में आ रहा है। तो किसी भी हायर ऑर्बिट से जब इलेक्ट्रॉन जंप करके सेकंड ऑर्बिट में आता है ना, तो स्टूडेंट जो लाइट निकलती है, जो फोटॉन्स निकलते हैं, उन फोटॉन्स को हम क्या नाम देते हैं कि ये कौन से सीरीज के अंदर आते हैं? बेलमर सीरीज, ठीक है। यानी बेलमर सीरीज में n1 जो है ना वो फिक्स हो गया 2। देखिए n1 1 नहीं है, n1 वो लोअर ऑर्बिट है जहां पे इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होकर रिसाइड कर रहा है, वापस आ रहा है। अब n2 कौन सा है? 3 से 2 में आ जाए, 4 से 2 में आ जाए, 5 से 2 में आ जाए, अप टू इन्फिनिटी। यानी किसी भी हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होकर जब दूसरे ऑर्बिट में आता है ना, तो उसकी वजह से जो स्पेक्ट्रल लाइंस बनती हैं वो कौन से सीरीज में है? बेलमर, ठीक है। उसके बाद पेसन सीरीज है बच्चों, अगर किसी भी हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जंप करके तीसरे ऑर्बिट में आता है, ठीक है, यानी किसी भी हायर ऑर्बिट से जंप करके अगर इलेक्ट्रॉन तीसरे ऑर्बिट में आता है, तो स्टूडेंट जो स्पेक्ट्रल लाइन प्रोड्यूस होती है ना, उनको हम कौन सी कैटेगरी में रखते हैं? पेसन सीरीज, ठीक है। यानी n1 क्या फिक्स हो गया? 3, यानी जहां पे इलेक्ट्रॉन आके वापस आ रहा है, तो ये 4 होगा, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अप टू इन्फिनिटी। यानी किसी भी हायर ऑर्बिट से जंप करके इलेक्ट्रॉन दोबारा कौन से ऑर्बिट में आ जाए? थर्ड में। फिर इसी तरह 2, 3, 4 स्टूडेंट, ये 4 वाला ऑर्बिट है, अगर किसी भी हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जंप करके दोबारा से फोर्थ वाले ऑर्बिट में आ जाए ना, 2, 3, ये 4, यानी 4 वाले ऑर्बिट में अगर आ जाए, तो इसकी वजह से जो फोटॉन्स निकलेंगे ना, तो स्टूडेंट इन फोटॉन्स की जो स्पेक्ट्रल लाइंस है वो कौन सी होंगी? ब्रैकेट सीरीज में। यानी n1 फिक्स हो गया जहां पे इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट जो है, जहां पे इलेक्ट्रॉन जंप करके आ रहा है, वो 4 है, और ये आएगा 5 से 4, इससे हायर 6 से 4, 7 से अप टू इन्फिनिटी। उसके बाद स्टूडेंट लास्ट पे है पी फंड सीरीज। तो देखें किसी भी हायर ऑर्बिट से 1, 2, 3, 4, 5 अगर इलेक्ट्रॉन जंप करके दोबारा से 5 वाले ऑर्बिट में आ रहा है, यानी 6 से 5 में आ रहा है, 7 से 5 में आ रहा है, 8 से 5 में आ रहा है, 9 से 10, किसी भी हायर ऑर्बिट से, तो इसकी वजह से जो फोटॉन्स निकलेंगे ना, इनको हम किस में इंक्लूड करेंगे? पी फंड सीरीज में। ये 5 हो गया, ये आएगा 6, 7, 8 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो स्टूडेंट देखें इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन के बाद जब डी एक्साइट होते हैं, तो अगर वो डी एक्साइट होकर पहले ऑर्बिट में आ रहे हैं तो वो कौन सी सीरीज है? लेमन। दूसरे में आ रहे हैं तो बेलमर, तीसरे में आ रहे हैं तो पेसन, चौथे में आ रहे हैं तो ब्रैकेट, पांचवें में आ रहे हैं तो फंड सीरीज। तो देखें ये याद रखनी है, ये एंटी टेस्ट में पूछे जाते हैं, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होकर 5th में आ रहा है तो कौन सी सीरीज है? आपको पता होना चाहिए। 3 में आ रहा है तो कौन सी सीरीज है? फिर ये भी पूछा जाता है कौन सी लाइन है, वेव नंबर क्या है, तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा। अभी हम इनके वेव नंबर फाइंड करेंगे,
फिर कुछ MCQ के रेफरेंस से बात करेंगे। और यहाँ पे हाँ, ये रीजन हमारा रह गया, इसकी जो स्पेक्ट्रल लाइन का रीजन है ना वो UV है। बेलमर का होता है विजिबल, ठीक है। बेलमर की जो लिमिटिंग लाइन है वो UV में होती है, लेकिन वो अभी आगे मैं आपको बताऊंगा। फिर बेलमर में ना H अल्फा, H बीटा, H गैमा, H डेल्टा भी होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद पेस्टन सीरीज है स्टूडेंट, ये इंफ्रारेड रेडिएशंस होती हैं, ये भी इंफ्रारेड है, कोई फार है, कोई मिड है, कोई नियर है, ये भी इंफ्रारेड है। IR याद कर लें, ठीक है। और इंफ्रारेड स्टूडेंट देखें, वैसे तो आपको नज़र नहीं आती ना, लेकिन ये जो रिमोट की लाइट होती है ना, इसके अंदर इंफ्रारेड रेडिएशंस होती हैं, ठीक है। अब इसमें ना वेव नंबर का ये फॉर्मूला है, ये म्यू का साइन होता है, यूं V इस तरह करते हैं, ठीक है। V नहीं है, ये यूं इस तरह टेढ़ा सा होता है, म्यू इसको कहते हैं, म्यू बार। ये ना इसमें 1.09678 क्रॉस 10 रेज टू पावर 7 इंटू 1/n1 का स्केयर माइनस 1/n2 का स्केयर। ये जो वैल्यू है ना, इसको R कहते हैं। R होता है राइडबर्ग कांस्टेंट। अगर आपसे कोई पूछे कि राइडबर्ग्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, तो ये आपने याद रखनी है। देखिए, डेरिवेशन नहीं है, अगर डेरिवेशन होती तो मैं आपको करा देता। एंट्री टेस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा वेव नंबर पूछा जा सकता है। मैंने साथ एक टेबल अटैच करूंगा, वो आपने याद रखना है, वो थोड़ा जब वेव नंबर करेंगे तो अटैच करेंगे। N1 होता है लोअर ऑर्बिट, लोअर ऑर्बिट यानी जहां पे इलेक्ट्रॉन जंप करके आ रहा है, और N2 है हायर ऑर्बिट, जहां से इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, ठीक है। अब देखें, ये ऐसा नहीं कहना कि N1 हमेशा 1 ही है। देखें यहाँ पे N1 लेमन में क्या है 1, बेलमर में 2, पेस्टन में 3, इसमें 4, इसमें 5, ठीक है। तो मुझे ना वो एक बात याद आ गई, हमारा एक क्लास फेलो था ना, बल्कि पिछले साल ना एक बच्चा 10 दिन पहले ना उसने तैयारी बंद कर दी ना, तो MD कैड के लिए मैंने उसे कहा, मैं कहा आजकल तैयारी नहीं कर रहे, हमारे नज़दीक ही हैं। तो कहता है जी मैं तो कंप्लीट कर ली है, सारा कुछ मैंने खींच दिया है जी। मैं कहा बड़ी बात है जी, 10 दिन पहले खींच दिया। तो कहता है जी मेरी तो बड़ी बेहतरीन तैयारी है। तो रिज़ल्ट जब आया ना तो सारे अंडे, ठीक है। तो मैंने फिर उसे कहा कि देख क्या फ़ायदा हुआ, तो आपने भी पहले नहीं कह देना कि बस तैयारी हो गई है, ठीक है। मैं ना वो हमारी यूनिवर्सिटी में एक लड़का था, तो उसे ना वो जो पेपर हो ना, 3 घंटे का पेपर हो, 1.5-2 घंटे में बाहर, या बल्कि 1 घंटे में बाहर ना, मैं उसे कह रहा था, मैं कहा यार तू पेपर कर लिया? कहता है छिका आया। मैं कहा बड़ी जल्दी छिका आया, तो फैसलाबाद का था ना, तो एक्सेंट उसका ऐसा था। फिर दूसरे दिन फिर पेपर हुआ, वो फिर जल्दी बाहर। मैं उससे कहा, मैं कहा यार तू बड़ा जल्दी कर लिया, तू किया क्या करता भी है कुछ नहीं? कहता है क्या बात करता है यार, छिका आया पेपर। वो तीसरा पेपर हुआ, फिर छिका आया, चौथा, पाँचवा, छठा, सारे छिके गए। वो फिर एंड में क्या हुआ कि वो था कहीं गांव साइड का ना, वहाँ पे कुछ सिग्नल नहीं थे उस टाइम, 2 GB खैर इतना नहीं था। तो मुझे उसने कॉल की, कहता है यार मेरा रिजल्ट पता कर। मैंने वो पोर्टल पे चेक किया, मास्टर की बात है, तो इनिशियल सेमेस्टर थे, पहला या दूसरा था, क्योंकि वो आहिस्ता आहिस्ता फिल्ट्रेशन हो जाती है ना, जो छिकते रहते हैं वो निकलते रहते हैं। और मैंने जब देखा ना तो 7 में से ना 6 सप्लियाँ। तो मैंने उसे कॉल की, मैं कहा यार ये क्या सीन है जो है ना? कहता है जी हाँ जी सुना क्या बना? मैं कहा पुत्र यूनिवर्सिटी वाले ना तू तो छिक छोड़िया, ठीक है। यानी 7 में से 6 सप्लियाँ थी मेरे हाल में, पता 8 में से थी कि 7 में से। तो वो बात है कि ऐसा नहीं कहना कि बस हो गया सारा कुछ भी नहीं हुआ। मैं कहता हूँ 100% तैयारी कर लेना, फिर भी और MCQ ढूंढते फिर हैं, और बुक्स लें मार्केट से, ठीक है, उसमें से MCQ सॉल्व करें। सम टाइम हमें लगता है कि ये MCQ बुक के अंदर गलत है, लेकिन वो रियल में ये होता है हम गलत कर रहे होते हैं, ठीक है। तो बहरहाल ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। तो ये चैप्टर कुछ ऐसा है। इसके बाद गैसेज वाला भी है कि जिनके टॉपिक्स आपने पहले नहीं पढ़े हुए, तो पहले आपको टॉपिक्स समझने पड़ेंगे, फिर जाके आपसे ये चीज़ें होंगी। तो बहरहाल इंशाल्लाह बेहतर होगा। एक स्क्रीनशॉट लें। उसके बाद स्टूडेंट इन सीरीज़ के ना वेव नंबर मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ, तो कि कैसे ना आप इनके वेव नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले हमारे पास है लेमन सीरीज़, ठीक है। इसका वेव नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला आपके सामने है। और इसमें स्टूडेंट सबसे पहले फर्स्ट लाइन, लेमन सीरीज़ की फर्स्ट लाइन होगी जब इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर ऑर्बिट से जम करके पहले ऑर्बिट में आएगा, यानी सेकंड से पहले में आएगा, ये पहली लाइन है। थर्ड से पहले में आएगा, ये सेकंड लाइन है। फोर्थ से पहले में आएगा, थर्ड लाइन है। देखिए फर्स्ट लाइन कि जिसमें इलेक्ट्रॉन फॉल कर रहा है ना N1, ये तो फिक्स है 1, ये लेमन सीरीज में कभी भी चेंज नहीं होता, ठीक है। N1 क्या होता है? फिक्स, पहली लाइन, दूसरी, तीसरी, चौथी, सबके लिए। N2
जहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, तो ये सेकंड से जंप करके जब फर्स्ट में आएगा तो वो फर्स्ट लाइन होगी। वेव नंबर निकालना है स्टूडेंट, वेव नंबर इज इक्वल टू 1.09678 क्रॉस 10 रेज टू पावर 7 इंटू 1/n1 का स्केयर, 1 का स्केयर माइनस 1/n2 का स्केयर, ये 2 का स्केयर। तो वेव नंबर का यूनिट होता है मीटर इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स। तो देखें ये कैलकुलेटर के बगैर तो नहीं हो सकता। तो बेसिकली ना ये फार्मूलाज वहाँ पे लिखे होते हैं, इसकी जगह आर लिखा होगा तो ये साथ वेव नंबर आपने लिखना होगा। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। बाकी एक टेबल में साथ अटैच कर देता हूँ, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये कुछ चीज़ें याद कर लें तो बेहतर है। सेकेंड लाइन देखें, N1 फिक्स रखना है। लेमन सीरीज में N1 1 ही है, जो मर्जी लाइन हो ये चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। N2 चेंज होगा। देखें सेकंड लाइन होगी जब तीसरे ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जंप करके फर्स्ट वाले में आए, तो इसका वेव नंबर स्टूडेंट 1.09678 क्रॉस 10 रेज टू पावर 7 इंटू 1/n1 का स्केयर यानी 1 का स्केयर माइनस 1/n2 का स्केयर यानी 3 का स्केयर, ठीक है। और इसका भी यूनिट कौन सा आएगा, मीटर इनवर्स। अब इसी तरह थर्ड लाइन है स्टूडेंट, N1 इसमें 1 होगा और N2 जो है ना इसमें क्या होगा 4। देखें अगर सेकंड ऑर्बिट से 1 में आ रहा है तो पहली लाइन है, थर्ड से 1 में आ रहा है सेकंड लाइन है, फोर्थ से 1 में आ रहा है तो थर्ड लाइन है। और इसका वेव नंबर भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, क्रॉस 10 रेज टू पावर 7 1/1 का स्केयर माइनस 1/4 का स्केयर, ठीक है। अब स्टूडेंट इसकी लिमिटिंग लाइन यानी जब इन्फिनिटी से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके आए ना उसको लिमिटिंग लाइन कहते हैं, और ये सब के लिए होती है, ठीक है। यानी इन्फिनिटी से 1 में आए तो लिमिटिंग लाइन ऑफ लेमन सीरीज, इन्फिनिटी से 2 में आए लिमिटिंग लाइन ऑफ बेलमर, और उसी तरह इन्फिनिटी से 3 में आए लिमिटिंग लाइन ऑफ पेसन, इन्फिनिटी से 4 में आए लिमिटिंग लाइन ऑफ ब्रैकेट, और इन्फिनिटी से 5 में आए तो लिमिटिंग लाइन ऑफ पीफेंट सीरीज। अब लिमिटिंग इन्फिनिटी क्या है, सबसे लास्ट वाला ऑर्बिट, यानी उसके बाद ना आगे आयनाइजेशन है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इफेक्ट से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो N2 जो है ना यहाँ पे क्या आएगा, इन्फिनिटी। और बच्चा ये वेव नंबर जो है 1.09678 क्रॉस 10 रेज टू पावर 7 इंटू 1/n1 का स्केयर माइनस 1/इन्फिनिटी का स्केयर, ठीक है। अब ये मैं सॉल्व करा देता हूँ। 1/इन्फिनिटी होता है 0, ठीक है। 1/इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0, तो ये 0 हो जाएगा। 1/1 का स्केयर उसी तरह आएगा। तो इसके मीनिंग है स्टूडेंट ये जो वेव नंबर है ना 1.09678 क्रॉस 10 रेज टू पावर 7 मीटर इनवर्स, यानी अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज वेव नंबर फॉर लिमिटिंग लाइन ऑफ लेमन सीरीज, तो ये विदाउट कैलकुलेटर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये कितनी होती है, सेम यही कॉन्स्टेंट ही है, ठीक है, या सेंटीमीटर इनवर्स भी हो सकता है। तो बहरहाल ये आपने याद रखनी है। अब स्टूडेंट दूसरे नंबर पे है बेलमर सीरीज, ठीक है। तो बेलमर में ये होता है कि N1 आपने फिक्स कर लेना है 2, ठीक है। बेलमर में जिस तरह यहाँ पे देखें N1 फिक्स है, वो 1 ही है, वो चेंज नहीं होता, ये सीरीज की आइडेंटिफिकेशन है। और यहाँ पे ना N2 चेंज हो रहा है, इसमें ना बेलमर में N1 फिक्स हो जाएगा और वो कौन सा होगा 2 होगा। तो मैं इस साइड पे फोकस सेट करता हूँ। और दूसरे नंबर पे स्टूडेंट बेलमर सीरीज। तो मुझे ना एक बात याद आ गई, बातें इसलिए शेयर करता हूँ साथ के, देखें अक्सर बच्चे ना तैयारी बड़ी अच्छी करते हैं लेकिन कुछ मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से मार्क्स अच्छे नहीं आते, ठीक है। मैं एग्जांपल देता हूँ। एक बच्चा लास्ट ईयर बहुत लाइक स्टूडेंट था, बहुत टैलेंटेड था, लेकिन उसका एडमिशन नहीं हो सका। और ऐसे स्टूडेंट जो एवरेज टाइप थे उनका एडमिशन हो गया। वजह क्या आती, देखें वो सारा कुछ करने के बाद ना कहता सर मिक्स हो गया, मुझे कुछ आता ही नहीं है। यानी ना पेपर से 2-3 दिन पहले वो कहता है जी मिक्स हो गया, मुझे समझ ही नहीं आ रही, आता ही नहीं है, ठीक है। मैंने उसको बड़ा समझाया कि देखें आप ना चीज़ों को सर पे सवार ना करें, टेंशन ना लें, बस अपने से चीज़ें तैयार करें और फिर एंड पे उनको रिवाइज करें। तो वो फिर मिक्सिंग के चक्कर में पेपर खराब हो जाता है। देखें जब बंदा टेंशन लेता है ना तो दिमाग सही काम करना बंद हो जाता है, ठीक है। तो फिर जाहिर है आप ना जो चीज़ आती होगी वो भी गलत करके आ जाएंगे। तो वो एक शेर है क्या है ना कि हम भी रखते हैं दिल पहाड़ों सा, चाहे सदमे हज़ार आ जाएं, आदमी फिर कभी नहीं उठता जब गिराने पे यार आ जाएं, ठीक है। तो वैसे तो दोस्ती यारी वाला शेर है, लेकिन पहला जो पार्ट है ना उस पर गौर करें कि हम भी रखते हैं दिल पहाड़ों सा।
तो पहाड़ जितना दिल रखना है, ये छोटी मोटी टेंशन है कोई नहीं है, ज़िंदगी में कोई एक फील्ड नहीं है, हज़ारों फील्ड हैं, और जो ये सारा कुछ आप सीखेंगे ना तो ये कहीं और काम आ जाएगा। ठीक है, तो देखें फोकस जो है, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि अच्छी प्रिपरेशन करें, बाकी अल्लाह के ऊपर छोड़ दें तो इंशाल्लाह बेहतर होगा। देखें बेलमर सीरीज़ है, N1 बच्चों यहाँ पे फिक्स हो गया 2, यानी किसी भी हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जंप करके जो लोअर ऑर्बिट है ना उसमें आएगा, और वो लोअर ऑर्बिट कौन सा है, सेकंड। ठीक है, 3 से सेकंड में आ रहा है पहली लाइन, 4 से सेकंड में आ रहा है सेकंड लाइन, 5 से सेकंड में आ रहा है तो थर्ड लाइन। देखें N2 क्या होगा बच्चों, 3, इसमें N2 क्या होगा 4, इसमें N2 क्या होगा 5, इसमें N2 क्या होगा 6। ठीक है, तो अब इसमें ना क्वेश्चन कैसे आएंगे, एक तो वेव नंबर वाला आ सकता है, वो आपने याद रखना है 1.09678 इंटू 10⁻⁷, फिर 1/n1 का स्केयर माइनस 1/n2 का स्केयर और फिर मीटर इनवर्स। तो बच्चों इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। इसमें भी सेम वेव नंबर वाला फॉर्मूला, ठीक है, इसमें भी सेम आपके पास वेव नंबर वाला फॉर्मूला और चीज़ें आप इसमें पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट यहाँ से ना क्वेश्चन क्या आता है, एक दो चीज़ें और कि ये विजिबल रीजन है। ठीक है, पहली जो लाइन है इसको कहते हैं एच अल्फा, यानी ये जो स्पेक्ट्रल लाइन है ना ये सिर्फ हाइड्रोजन के लिए, ऐसा नहीं कि मैग्नीशियम हो गया सोडियम सब के लिए यही होगा, नहीं, ये जो सीरीज है सिर्फ हाइड्रोजन की सीरीज है और किसी एलिमेंट के लिए नहीं है। पहली लाइन इसको एच अल्फा कहते हैं, दूसरी लाइन को एच बीटा कहते हैं क्योंकि ये विजिबल स्पेक्ट्रम में है, तीसरी को एच गैमा, चौथी को कहते हैं एच डेल्टा। ठीक है, तो बाकियों के साथ ना अल्फा बीटा गैमा डेल्टा नहीं लगाते क्योंकि ये विजिबल नहीं है, ये यूवी के अंदर है, ये विजिबल है, बाकी सारी आईआर में ना ये हमें नजर आती है नॉर्मल आई साइड से, ना ये आती हैं, ये इनके लिए ना डिफरेंट ग्लासेस वगैरह होते हैं उनसे नजर आ जाते हैं। तो ये जो हमारे पास पहली लाइन है वो एच अल्फा है, दूसरी एच बीटा, तीसरी एच गैमा, चौथी एच डेल्टा, और फिर सबसे जो लास्ट होगी उसको लिमिटिंग लाइन कहते हैं, बॉर्डर लाइन, यानी जो लिमिटिंग है ना लेमन की, उससे आगे कौन सी सीरीज स्टार्ट होगी, बेलमर। ठीक है, बेलमर की लिमिटिंग के बाद ना कौन सी आएगी, पैसन की लिमिटिंग के बाद ब्रैकेट, यानी वो लिमिटिंग वो है जहां पे वो एंड हो रही है और आगे नई सीरीज स्टार्ट हो रही है। और याद रखिएगा कि इसकी जो लिमिटिंग लाइन है ना, लिमिटिंग लाइन ऑफ बेलमर सीरीज इट लाइज इन यूवी रीजन। ठीक है, ये एमसीक्यू आता है बच्चों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है कि बेलमर सीरीज की सारी लाइनें कहां पे आती हैं, विजिबल में, लेकिन जो इसकी लिमिटिंग लाइन है ना, जो सबसे लास्ट वाली लाइन है, ठीक है, जहां पे स्पेक्ट्रम दूसरा आता है, वो कौन से रीजन में जाती है, यूवी के अंदर। ठीक है, फिर इसके अलावा एक और बात याद रखनी है कि ये जो वेव नंबर है, या बल्कि यूं कह लें कि जब आप लेमन सीरीज से मूव करते हैं ना, लेमन टू फंड सीरीज या पी फंड सीरीज, ठीक है, मैं देख लूँ ये नज़र भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखें लेमन से जब आप पी फंड सीरीज में जाते हैं ना, तो बच्चों आप देखें कि यूवी से आईआर में जा रहा है, इसके मीनिंग है कि वेव लेंथ ना वो इंक्रीज हो रही है, लैम्डा इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी, ये म्यू है, वी नहीं है, एंड एनर्जी ये इंक्रीज हो रहे हैं, बल्कि इंक्रीज नहीं डिक्रीज, क्योंकि इनका इनवर्स रिलेशन है ना लैम्डा के साथ। तो देखें यहां से आप खुद देख लें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम है ना, आप यूवी की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, आईआर की कम होती है, यूवी से आईआर में जाएं वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है, वेवलेंथ इंक्रीज होने की मीनिंग है वेव नंबर कम हो रहा है, फ्रीक्वेंसी कम हो रही है और एनर्जी भी क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, अब स्टूडेंट तीसरे नंबर पे है पैसन सीरीज, तो मैं अब सबके लिए नहीं बनाऊंगा। पैसन सीरीज की पहली लाइन आती है जब इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट से थर्ड में आता है, सेकंड लाइन आती है 5 से 3 में, थर्ड लाइन आती है 6 से 3 में। अब देखें क्वेश्चन यहाँ पे कैसे आ सकता है, ये मैं आगे एमसीक्यू में कराऊंगा, लेकिन फिलहाल वैसे देख लें कि एक बार ये आया हुआ था कि थर्ड लाइन ऑफ पी फंड सीरीज इज प्रोड्यूस। ठीक है, कौन सी लाइन, थर्ड लाइन ऑफ पी फंड सीरीज इज प्रोड्यूस बाय द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, और उसमें 4 ऑप्शन थे, एक था 6 to 5,
8 to 5, 6 to 1, 7 to 3। ठीक है, देखिए उसने कहा था कि थर्ड लाइन ऑफ पी फंड सीरीज। तो पी फंड सीरीज में आपने एक बात माइंड में रखनी है कि N1 कौन सा है, 5। यानी आप देखेंगे कि जिसमें N1 जो है ना 1 और 3 है ना, इनको तो छोड़ ही देंगे, आप किसको देखेंगे, 5 वाले को, यानी इन दो में से कोई हो सकता है। फिर उसने कहा कि थर्ड लाइन 6 से 5 में जाएगा, पहली लाइन है, 7 से 5 में जाएगा, दूसरी लाइन है, 8 से 5 में जाएगा तो कौन सी है, तीसरी लाइन है। तो इसके मीनिंग है कि थर्ड लाइन फिर कहां पे आती है, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करता है 8 टू 5th। ठीक है, फिर इसी तरह वो किसी के बारे में पूछ सकता है कि सेकंड लाइन ऑफ बेलमर सीरीज, सेकंड लाइन ऑफ लेमन सीरीज, तो वो फिर आपने चीजें माइंड में रखनी है। ठीक है, तो स्टूडेंट इसमें इतनी चीजें, और भी फ्रीक्वेंसी की कैलकुलेशन एनर्जी की है, लेकिन वो है नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, मैं वैसे ही आपके ऊपर बर्डन कर दूं। तो बहरहाल इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। तो देखें आज जितनी बातें हमने डिस्कस की हैं, कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं है तो आप पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपको आंसर किया जाएगा।